हेलो एवरीवन, मैं रितिका सिंह आप सभी का यूनिक साइंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अगर मैं प्रॉपरली बॉटनी के सेमेस्टर की बात करूँ, थर्ड सेमेस्टर की, तो वहाँ पर मैं कुछ प्रॉपर पॉइंट्स जो है वो मेंशन करना चाहूँगी। यानी बॉटनी के थर्ड सेमेस्टर के अंदर आपके जो टॉपिक मेंशन किया हुआ है वो है माइक्रोबायोलॉजी, जिसे हिंदी में हम सूक्ष्म जैविकी के नाम से जानते हैं। अगर मैं सूक्ष्म जैविकी की बात करती हूँ, अगर हम माइक्रोबायोलॉजी वाले पार्ट की बात करते हैं, या फिर इंग्लिश में आई कैन से व्हेन वी टॉक अबाउट द माइक्रोबायोलॉजी पार्ट, माइक्रोबायोलॉजी is the basically branch of science in which we study about the microorganism। या फिर हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, अगर मैं माइक्रोबायोलॉजी की बात करती हूँ जिसे हम हिंदी में सूक्ष्म जैविकी के नाम से जानते हैं, तो सूक्ष्म जैविकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत आप सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंटली जो पहला पॉइंट आता है वो ये आता है कि हमने काफ़ी पॉइंट्स पढ़े हैं टेक्सोनॉमी के, या फिर जिसे हिंदी में हम वर्गीकी के नाम से जानते हैं। तो वहाँ पर हमने पढ़ा था कि वर्गीकी के अंतर्गत जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हम क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर करते हैं, मतलब वर्गीकरण करते हैं और नामकरण करते हैं। और वर्गीकरण और नामकरण करके हमने मैं बोल सकती हूँ अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या पृथ्वी के ऊपर जितने भी सजीव हैं उनको अलग अलग जगत में या अलग अलग किंगडम के अंदर क्या किया था, क्लासिफाइड किया था या फिर डिफ्रेंशिएट किया था। अब लक्षणों के आधार पर अगर आपने जीवों को अलग अलग जगत में बांटा, तो वैसे तो बहुत सारी जगत प्रणाली हमने देखी जिसमें जो स्टार्टिंग में दी गई थी दैट वाज द टू किंगडम कॉन्सेप्ट, दुई जगत प्रणाली, जो कैरोलस लीनियस ने दी थी। उसके बाद में हमारा थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट आया, यानी थ्री जगत प्रणाली आई जो अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। उसके बाद में चार जगत प्रणाली आई जो कॉपलैंड ने दी थी। और एक वेल नोन किंगडम कॉन्सेप्ट या एक बहुत ही अच्छा मैं बोल सकती हूँ प्रसिद्ध जो वर्गीकरण प्रणाली होती है या जगत प्रणाली होती है वो होता है हमारा पंच जगत प्रणाली, जिसे हम फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। एंड दैट फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट वॉज प्रपोज्ड बाय द R.H. व्हिटेकर इन 1969। तो R.H. व्हिटेकर का जो क्लासिफिकेशन है जिसमें ऑल ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू फाइव किंगडम, यानी सभी सजीवों को पांच जगत में बांटा गया है, वहां पर R.H. व्हिटेकर ने जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यानी सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनको प्रॉपरली मोनेरा किंगडम के अंदर या मोनेरा जगत के अंदर जो है वो सम्मिलित किया था। सूक्ष्म जीवों का अगर मैं अर्थ की बात करूं तो सूक्ष्म जीव वो होते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म विच कैन नॉट बी सीन बाय द डायरेक्टली बाय द नेक्ड आइज, यानी सूक्ष्म जीव वो जीव होते हैं जिन्हें सीधे तौर से नग्न आंखों के द्वारा जो है वो देखा नहीं जा सकता। तो इतनी अगर हम बात कर ली हमने, तो बेसिकली सबसे पहले हमें ये देखना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जैविकी जो है उसकी परिभाषा क्या है, और फिर इसके अंदर हम क्या करेंगे, कौन से जीव का अध्ययन करेंगे। जैसे अगर माइक्रोबायोलॉजी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर आपको बैक्टीरिया के बारे में भी पढ़ना होगा, वहां पर आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में भी पढ़ना होगा जो स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव होता है। उसके अलावा एक एक्सेप्शनल केस ऑफ सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत का अपवाद, जिसे वायरस के नाम से या हिंदी में विषाणु के नाम से जाना जाता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो बेसिकली वी विल डिस्कस इन द माइक्रोबायोलॉजी। इस वाले पार्ट के अंदर हम सभी सूक्ष्म जीवों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, और फिर आगे देखेंगे कि उनके थ्रू अगर कोई डिजीज कॉज हो रहे हैं, कोई रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो रोग क्या है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी या फिर सूक्ष्म जैविकी की परिभाषा लिखते हैं। विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जैविकी कहलाती है, सूक्ष्म जैविकी कहलाती है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे माइक्रोबायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस, माइक्रोबायोलॉजी is the branch of science, microbiology is the branch of science in which we study about the in which we study about the
Microorganism. Microbiology is the branch of science in which we study about the microorganism. Microorganism. अब सेकंड पॉइंट ये देख लेते हैं कि व्हाट आर द माइक्रोऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव या इंग्लिश में कहेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसमें लिखेंगे वह जीव जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता। इन्हें केवल माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी, इन्हें केवल माइक्रोस्कोप ऑब्लिक करके सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब डायरेक्टली अगर नग्न आंखों से देखेंगे तो हमें नहीं दिखेंगे, लेकिन जब हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तब हमें ये आराम से दिखाई दे सकते हैं। तो लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म which cannot be directly seen by naked eyes, ठीक है। they can be seen by only with the help of microscope, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, इसके एग्जांपल्स लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। एग्जाम्पल में पहला लिखेंगे मोनेरा जगत के सदस्य। आर.एच. व्हिटेकर ने जो मोनेरा किंगडम बनाया था उसके मेंबर्स जो हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो मोनेरा जगत के सदस्य, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे मेंबर्स ऑफ मोनेरा किंगडम। अब मोनेरा किंगडम में स्पेसिफिकली आता कौन है? बैक्टीरिया आ जाता है, जीवाणु, इंग्लिश में कहेंगे बैक्टीरिया का ही एक स्पेसिफिक टाइप जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं और नीलहरी शैवाल भी कहते हैं। नीलहरी शैवाल या फिर इसी को कहा जाता है साइनोबैक्टीरिया। नीलहरी शैवाल ऑब्लिक करके साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे इसको ब्लू ग्रीन एल्गी ऑब्लिक करके साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी फिर ऑब्लिक करके साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, दोनों नाम हो जाएंगे। फिर इसी में एक स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आता है, सबसे सूक्ष्मतम सूक्ष्म जीव जो मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा भी इसी में आ जाएंगे, माइकोप्लाज्मा। और एक और ग्रुप आ जाएगा मोनेरा के अलावा, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य, इंग्लिश में मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा किंगडम। They all are the microorganism
और एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि जो सेल थ्योरी को फॉलो नहीं करता, यानी कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, और असेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, अकोशिकीय जीव होता है, पर होता माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जिसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं वो हो जाएगा आपका थोड़ा सा हिंट अगर मैं दूं तो सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ी जो हिंदी में कहलाता है विषाणु, हिंदी में कहलाता है विषाणु और इंग्लिश में कहलाता है वायरस, इंग्लिश में कहलाता है वायरस। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये सूक्ष्म जीवों के क्या होते हैं एग्जाम्पल जो आप मेंशन करेंगे, सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल से। सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल हैं। सूक्ष्म जीवों के एग्जाम्पल में लिख लेंगे सारे, और प्रोटिस्टा में प्रॉपरली मेंशन भी कर देंगे यहाँ पर प्रोटोजोआ, जिसमें अमीबा आ जाता है आपका प्रोटोजोआ। प्रोटिस्टा तो मेंशन किया है, पर आपको पता होना चाहिए कि प्रोटिस्टा किंगडम में ही हमारा प्रोटोजोआ आता है, जिसमें एग्जाम्पल आपका अमीबा आ जाता है, पैरामीशियम आ जाता है, स्पोरोजोआ आ जाते हैं, वो सब हमारे प्रोटोजोआ के मैं बोल सकती हूँ मेंबर्स होते हैं। दे आर इंक्लूडेड इन द प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा जगत के सदस्य होते हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ, मैं बोल सकती हूँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, या ये सभी हमारे सूक्ष्म जीवों के क्या होते हैं उदाहरण होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे सूक्ष्म जीवों का सर्वप्रथम अध्ययन या खोज भी लिख सकते हैं। सूक्ष्म जीवों की खोज, सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम, सर्वप्रथम सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम डिस्कवरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम, सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। सूक्ष्म जीवों की खोज सर्वप्रथम एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फर्स्टली, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फर्स्टली discovered by, discovered by, discovered by एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और इन्होंने उस टाइम पर इनको सूक्ष्म जीव नाम नहीं दिया था। ये जो सूक्ष्म जीव है उस टाइम पर इन्होंने छोटे छोटे जीवों को एनिमल क्यूज जो है वो नाम दिया था। मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म थे, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो शब्द बाद में आया, लेकिन क्योंकि छोटे जीव थे तो इनको पहले एनिमल क्यूज जो है वो नाम दिया गया था। स्मॉलेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज द एनिमल क्यूज। एनिमल क्यूज मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म है ना, एनिमल्स क्यूज मतलब बहुत छोटे ऑर्गेनिज्म जिन्हें नग्न आंखों की सहायता से देखा नहीं जा सकता, जिन्हें नग्न आंखों की सहायता से नहीं देखा जा सकता, तो एनिमल्स क्यूज जो है वो नाम दे दिया, एनिमल क्यूज जो है वो नाम दे दिया। ठीक है, तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चों ने लिख लिया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय द एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक नेम्ड दीज स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म एज, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक named these, named these smallest microorganism, named these smallest microorganism, smallest microorganism as animal cues, as animal cues, as animal cues।
अब एक पॉइंट ये याद रखना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डिस्कवरी जो है वो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी, यानी सूक्ष्म जीवों की खोज जो है वो हमारे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने करी थी। प्रोटोजोआ की डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी, और बैक्टीरिया की डिस्कवरी का श्रेय भी कहीं ना कहीं इन्हीं को जाता है। तो कहीं ना कहीं मैं एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के लिए 3 शब्द काम में लूंगी जो आप ध्यान रखेंगे। इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, और इनको फादर ऑफ प्रोटोजोआलॉजी भी कहा जाता है। हिंदी वाले बच्चे याद रखेंगे, इन्हें जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, इन्हें सूक्ष्म जैविकी का जनक भी कहा जाता है, और इन्हीं को प्रोटोजोआ विज्ञान का जनक भी कहा जाता है ना। तो लिखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्म जैविकी का जनक, सूक्ष्म जैविकी का जनक, इंग्लिश में फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म जैविकी का जनक यानी फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी का जो डिस्कवरी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो इन्होंने ही करी थी सबसे पहले। तो जो सबसे पहले डिस्कवरी करेगा, जो उसके बारे में बताएगा, उसी को फादर या जनक जो है वो बताया दिया जाता है। तो माइक्रोबायोलॉजी के फादर जो है वो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्हीं को जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान, जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का जनक, इंग्लिश में फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है। इन्हीं को प्रोटोजोआ विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रोटोजोआ की डिस्कवरी भी इन्होंने ही करी थी। तो इन्हीं को प्रोटोजोआ विज्ञान, प्रोटोजोआ विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इंग्लिश में फादर ऑफ प्रोटोजोआलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजोआलॉजी, फादर ऑफ प्रोटोजोआलॉजी जो है वो भी इन्हीं को कहा जाता है। एक बार ये नोट करेंगे, फिर इनकी एक छोटी सी स्टोरी है वो सुनेंगे और फिर चलेंगे आगे। एक बार तीनों लिख लेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी और फादर ऑफ, मैं बोल सकती हूँ आपका, फादर ऑफ प्रोटोजोआलॉजी जो है वो कहा जाता है, फादर ऑफ प्रोटोजोआलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलो अब इनकी एक छोटी सी मैंने बोला स्टोरी सुननी है और फिर चलेंगे आगे। बेसिकली जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक थे वो व्यापारी थे, यानी बिजनेसमैन थे। तो बिजनेस करने के लिए आपको पता होगा कि पहले के टाइम पर बहुत ज़्यादा यातायात के साधन या ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जो है वो अवेलेबल नहीं होते थे। तो ये जो मैं बोल सकती हूँ एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, उसके लिए पानी के जहाज़ों का क्या करते थे, प्रयोग करते थे। मतलब बेसिकली ये पानी के जहाज जो होते हैं, वाटर मरीन जो शिप्स होते हैं, उनके थ्रू जो है वो ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब क्योंकि आपको पता होगा पानी के जहाज से जब हम ट्रैवल करेंगे, ऑब्वियसली जब हम मरीन शिप से ट्रैवल करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगता था। तो ये अपने साथ में ना ग्लास यानी कांच जो है उसको साथ में लेकर जाते थे और उसको घिसते रहते थे। अच्छा, कांच को घिसने से क्या होगा, कांच को घिस घिस कर इन्होंने सबसे पहले लेंसेस का क्या किया, फॉर्मेशन किया, यानी लेंस बना लिए, सूक्ष्मदर्शी जो है वो बना ली, कुछ समथिंग लाइक दैट। और फिर उस सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कभी तो ये समुद्र का पानी लेकर हाथ में जो है वो देखते थे, फिर कभी इन्होंने क्या किया, अपने टीथ के ऊपर जो प्लाक जो जम जाता है, यानी दांतों के ऊपर जो गंदगी जम जाती है, उसको लेकर देखा, है ना। फिर उसके बाद में जब ये प्रॉपर अपनी किसी डेस्टिनेशन पे या सॉइल एरिया के ऊपर पहुंच गए, मिट्टी के पास पहुंच गए, तो इन्होंने मिट्टी को पानी के अंदर घोला और फिर उस पानी को देखा।
तो बेसिकली इन्होंने जब इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व किया, ध्यान से सुनेंगे, जब इन सारी चीज़ों को इन्होंने अपनी उसी घिसे हुए कांच की सहायता से या लेंस की सहायता से देखा, तो इनके अंदर इन्हें बहुत छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हुए दिखाई दिए। बहुत छोटे छोटे, मैं बोल सकती हूँ, ऑर्गेनिज्म जो है वो मूव करते हुए दिखाई दिए। इन्होंने कहा क्योंकि मूवमेंट हो रहा है, क्योंकि गति हो रही है, तो कोई ना कोई तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स तो गति नहीं करती, यानी निर्जीव चीजें जो है वो तो गति नहीं करती। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो मोटिलिटी शो नहीं करती। अगर ये चीजें हिल रही हैं, जैसे टीथ के ऊपर से जो प्लाक है उसको हटा के देखा माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उसके अंदर भी मैं बोल सकती हूँ मूवमेंट हो रहा था। मिट्टी को जब पानी के अंदर घोल के देखा तो उसके अंदर भी कुछ, मैं बोल सकती हूँ, पार्टिकल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो मूव करती हुई दिखाई दी। उसके अलावा वाटर को भी जब देखा तो वहां पर भी मूव करते हुए दिखाई दिए। तो इन्होंने कहा कि ये कुछ लिविंग बॉडीज हैं जो मूवमेंट शो कर रही हैं, ये कुछ सजीव संरचनाएं हैं जो गति प्रदर्शित कर रही हैं, बट ये इतनी छोटी हैं कि इन्हें डायरेक्टली नेक्ड आइज की सहायता से या नग्न आंखों की सहायता से देखा नहीं जा पा रहा। इसीलिए इन्हें एनिमल्स तो बता दिया, लेकिन एनिमल्स के साथ में शब्द जोड़ दिया क्यूज, और एनिमल्स क्यूज का मतलब निकाल दिया कि बहुत छोटे जीव हैं जिन्हें आप नेक्ड आइज की हेल्प से देख नहीं सकते। बाद में जब इसके बारे में और आगे डिस्कवरी हुई, बाद में और ज्यादा डिस्कवरी हुई, तब पता चला कि ये ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसमें बेसिकली बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो है वो मेंशन थे, या फिर बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जो थे वो सम्मिलित थे। तो ये तो इनकी स्टोरी थी जो केवल आपको याद रखनी है, बाकी आपको प्रॉपरली ये सारी चीजें जो है वो याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम सर्वप्रथम लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाओं, लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यूबीसी, तथा तथा शुक्राणु कोशिकाओं को, तथा शुक्राणु कोशिकाओं को देखा, तथा शुक्राणु कोशिकाओं को देखा, तथा शुक्राणु कोशिकाओं को देखा, यानी स्पर्म सेल को देखा, आरबीसी को देखा, डब्ल्यूबीसी को देखा, और स्पर्म सेल्स को देखा, और स्पर्म सेल्स को देखा। तो लिखेंगे एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक firstly observed the, firstly observed the, firstly observed the, firstly observed the WBC, RBC, WBC, RBC and WBC, RBC and sperm cells, WBC, RBC and sperm cells, WBC, RBC and sperm cells, sperm cells। ठीक है, चल अब इतनी जब हमने बात कर ली तो फिर हमें करना क्या है, यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी का हिस्ट्री और देखेंगे, हम इतिहास देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सूक्ष्म जीव को अगर हमने मोनेरा में रखा है तो मोनेरा में किसको रखते हैं, प्रोटिस्टा में किसको रखते हैं, फंजाई में किसको रखते हैं, वो सारी चीजें हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो लिखेंगे, लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक तथा, हेडिंग डालेंगे प्रोकैरियोटिक तथा, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर, प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक कोशिकाओं में अंतर। What is the main difference between prokaryotic and eukaryotic cell? Prokaryotic and eukaryotic cell, prokaryotic and eukaryotic cell,
ठीक है, दोनों का हमें अध्ययन देखना है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या अंतर होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या अंतर होता है। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे इसमें, फिर अपन आगे बात करेंगे। लिखेंगे सामान्यतः सभी सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः सभी सूक्ष्म जीवों को सामान्यतः सभी सूक्ष्म जीवों को प्रोकैरियोटिक सामान्यतः सभी सूक्ष्म जीवों को प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सम्मिलित किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सम्मिलित किया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। अब क्या मतलब है प्रोकैरियोटिक सेल का वो देखेंगे। तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे ऑल microorganisms are included in all microorganisms are included in all microorganisms are included in prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Prokaryotic cell. Prokaryotic cell. And they are also unicellular. They are also unicellular. They are also unicellular. सामान्यतः ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। सामान्यतः ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। सामान्यतः ये एक कोशिकीय जीव होते हैं। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे कॉमनली दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक तो होते हैं, साथ में यूकैरियोटिक होते हैं, सॉरी यूनिसेलुलर होते हैं। अब यूनिसेलुलर का मतलब क्या है वो भी मेंशन कर लेंगे आगे। ये सामान्यतः एक कोशिकीय जीव होते हैं, अर्थात इनका शरीर केवल एक कोशिका से बना होता है। अर्थात इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। अर्थात इनका शरीर केवल एक कोशिका से मिलकर बना होता है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट लिखेंगे देयर बॉडी इज मेड अप बाय ओनली अ सिंगल सेल। मतलब केवल इनका बॉडी एक ही सेल से मिलकर बना होगा। अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ सेल कि हमारी बॉडी के अंदर कितनी सेल उपस्थित है, कितनी कोशिका उपस्थित है, तो उसके बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में कहा जाएगा एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। तो मुझे उम्मीद है नाम से ही आपको पता है कि इफ एनीवन ऑर्गेनिज्म इज यूनिसेलुलर तो देयर बॉडी इज मेड अप बाय अ सिंगल सेल। यानी अगर
कोई भी जीव जो है वो अगर एक कोशिकीय है यानी सिंगल सेल्ड है तो उनका बॉडी जो है वो केवल एक सेल, यूनिसेलुलर है तो उनका बॉडी जो है वो केवल सिंगल सेल से मिलकर बना होगा, एक कोशिका से मिलकर बना होगा। एंड इफ एनी वन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज मल्टी सेलुलर देयर बॉडी हैव द न्यूमेरस सेल्स, या उनके शरीर में एक से अधिक कोशिकाएं उपस्थित होंगी अगर वो बहुकोशिकीय हैं। तो ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्या होती है और यूकैरियोटिक सेल क्या होती है। तो वो पॉइंट के लिए हम इसका फ्लो चार्ट बनाएंगे और उसी में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो एक तरफ हम पहले इसको लाइन खींच देते हैं और दोनों में डिफरेंस देख लेंगे कि व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यानी एक कोशिकीय अगर मैं बोल सकती हूँ कोई जीव है और अगर वो प्रोकैरियोटिक है ना, एक कोशिकीय है और प्रोकैरियोटिक है तो उसके क्या फीचर होगा ये हमें पता होना चाहिए। और अगर कोई यूकैरियोटिक है और यूकैरियोटिक तो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं, तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होगा ये सारी चीजें हम समझेंगे। चलिए इधर लिखेंगे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हिंदी में कहा जाता है असीम केंद्र की, असीम केंद्र की, असीम केंद्र की जीव। अच्छा, क्योंकि एक ही कोशिका से बना हुआ है शरीर तो सेल भी लिख सकते हैं, क्योंकि देयर बॉडी इज मेड अप बाय अ सिंगल सेल तो इसको हम प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल भी बोल सकते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। एक हो जाएगा असीम केंद्र की तो दूसरा हो जाता है ससीम केंद्र की। एक हो जाता है असीम केंद्र की तो दूसरा हो जाता है ससीम केंद्र की कोशिका, ससीम केंद्र की कोशिका ऑब्लिक करके जी। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म या फिर सेल। भाई यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे तो देयर बॉडी इज मेड अप बाय द यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होंगे तो उनका शरीर जो है यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बना होगा। तो दो हमने पॉइंट देख लिए, एक हो गया यूकैरियोटिक सेल और एक हो गया आपका प्रोकैरियोटिक सेल। एक हो गया यूकैरियोटिक